अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर से एक आवाज़ उठी थी। कुछ लोगों ने हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया। हमारे साथ में खालिद भाई, ये भी उस केस में शामिल थे। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं इनकी केस के ताल्लुक़ से क्या तफसीलात हैं। शुक्रिया जनाब मुदस्सिर भाई। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि इस केस के ताल्लुक़ से कुछ अफराद ने कंप्लेंट की थी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। 2018 में जब हीरा गोल्ड के बारे में मामला उठा कि कंपनी की तरफ से ना ही लोगों को पेमेंट किया जाएगा, जो कि कंपनी ने कुछ वक्फ़ा मांगा, फिर बाद में उसको कहा कि नहीं, हम प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। और इस तरह के तमाम मामलात के बाद मालेगांव से पहला एफआईआर हुआ था, जो कि जनाब अकील अहमद साहब, नेशनल प्रिंटिंग प्रेस वाले, उन्होंने किया था। और उनके साथ साथ इस मामले में पूरी तौर से उनको मदद की थी जनाब फौजान सर। और इसी एफआईआर में मैं भी जुड़ा था। तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद मैं इस एफआईआर में शामिल हुआ था। और इस तमाम मामले में जो टोटल कंप्लेनेंट्स थे, 37 से 38 कंप्लेनेंट हैं हम लोग, और टोटल रकम करीबन 1.5 करोड़ रुपए की, जो अखबारात में भी शाया हो चुकी है इसकी तफसील। 2018 से इस ताल्लुक़ से जो केस किया गया था, उसकी प्रोसीडिंग मालेगांव कोर्ट में चल रही थी। और साथ ही साथ नवेरा शेख की तरफ से पूरी कोशिश थी कि सारे मामलात को एक करके ये पूरी प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में चलाई जाए, सारे केसेस को एक साथ क्लब किया जाए, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी 2021 को एक जजमेंट आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि तमाम कंप्लेनेंट्स को पेमेंट करना कंपलसरी है। इसी कंडीशन पर उनको कंडीशनल बेल दी गई थी। लेकिन देखने में यह आया है कि कहते हैं ना कि लीगल मामलात में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, या जिसके ऊपर एलिगेशंस होता है वो एडवांटेजेस उठा सकता है। इसी तरह मोहतरमा नवेरा शेख, जिनको अभी लीगल प्रोसीडिंग है, किसी गलत लबो लहजे और अलकाब से बोलना गलत हो जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तमाम आपके ऑडियंस के सामने मैं पूरे रिस्पेक्ट से उनका नाम लूँगा कि उन्होंने कोर्ट की तरफ से जो प्रोसीडिंग में बताया गया कि आपको इस तरह से इन्वेस्टर्स को पेमेंट करना है, और स्पेशली फ़र्स्ट जो एफआईआर किए हुए हैं कंप्लेनेंट्स हैं उनको। लेकिन मोहतरमा नवेरा शेख ने सिर्फ एफआईआर के फर्स्ट कंप्लेनेंट को पेमेंट किया, और बकिया अटैच्ड कंप्लेनेंट्स को पेमेंट नहीं किया। उसमें कुछ टेक्निकल मामला थे जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने एफिडेविट भी सबमिट किया है कि उन्होंने सारे कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया है। जब हम लोगों के इल्म में बात आई कि उनकी तरफ से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि उन्होंने तमाम एफआईआर सेटल कर दिए, तो इसके लिए जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में हम लोगों ने जो 37 कंप्लेनेंट बचे हुए थे, अटैच कंप्लेनेंट, जिनको पेमेंट नहीं मिला था मालेगांव में, सिर्फ फर्स्ट कंप्लेनेंट है जो कि जनाब अकील अहमद साहब, मैंने जिनका नाम लिया, उनके फ़र्जंद हैं, उनको सिर्फ रकम दी गई, बाकी किसी को दी नहीं गई। इस कारण से जनाब अकील अहमद साहब की और फौजान सर की सरपरस्ती में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रुजू हुए, और बकिया तमाम कंप्लेनेंट्स ने ये अर्ज़ी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि हम अटैच कंप्लेनेंट्स हैं और हमें कोई अमाउंट दिया नहीं गया है। ये एक तरह से हमने नवेरा शेख की तरफ से दिए गए एफिडेविट का कॉन्ट्राडिक्शन किया है, खिलाफ में कहा है कि उन्होंने जो कहा है कि तमाम एफआईआर सेटल हो गई है। तो अभी गुज़िश्ता रोज़ 23 जुलाई को इस केस के ताल्लुक़ से डेट थी, जिसमें मेहरबान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगली तारीख जो है 5 अगस्त की तय हुई है, और कोर्ट इस मामले को तफसीलन सुनना चाहती है, तफसील से। और कोर्ट ने इस ताल्लुक़ से चर्चा करने के लिए 5 अगस्त की तारीख दी हुई है। और कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जो भी जजमेंट कोर्ट की तरफ से आएगा वो इन्वेस्टर्स के हक़ में आएगा। और जो अटैच कंप्लेनेंट को इग्नोर करना, नवेरा शेख की तरफ से एक एफिडेविट में बताया गया कि हमने सबको सेटल कर दिया है,
तो इन चीज़ों का खुलासा बहरहाल कोर्ट के सामने हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला मकसद था कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचाकर ऑन रिकॉर्ड हमारा नाम पहुंचाना चाहते थे। और हमने सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो कि इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, हर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने कोर्ट को अप्रोच किया है। तो ये पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 5 अगस्त को कोई बेहतर ही फ़ैसला इन्वेस्टर्स के हक़ में आएगा। और साथ ही साथ बताते चलूँ कि बहुत सारे अफराद जिन्होंने कंप्लेंट करने में थोड़ा हिचकिचाहट से काम लिया कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से, तो गुज़िश्ता 1 से 2 हफ्ता कबल ऐसे तमाम अफराद जो मालेगांव से थे, इन लोगों की मदद के तौर पे जनाब वकील अहमद साहब और फौजान सर ने पूरी रहनुमाई की और हैदराबाद में प्राइवेट FIR या प्राइवेट कंप्लेंट इस तरह की जो शिकायत दर्ज करना था, इसके लिए करीबन 47 लोगों को पहले लॉट में उन्होंने यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके उनको शामिल करने की कोशिश की है। और उसके बाद भी कुछ अफराद की डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले थे जिसकी अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन हर किसी की मदद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और जो मालेगांव से FIR है उसमें 37 लोग करीबन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील किए हुए हैं। और ये एक नई जो प्राइवेट FIR दर्ज की गई है उसके लिए भी रहनुमाई की गई है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोसीजर आया था कि किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए और उस तरीके से, तो उसमें कितनी कहाँ तक सच्चाई है? जी हज़रत, अब बात तो है एतमाद होने और ना होने की। देखिए, इससे कबल बिल्कुल वही मामला समझ में आ रहा है कि 2018 में लोगों को 6 महीना दौड़ाया गया और 6 महीना उनको बहानेबाजी करके बेवकूफ़ और गुमराह किया गया कि हम प्रॉफिट भेज रहे हैं। होता ये था कि चंद अकाउंट्स में कुछ रकम भेज दी जाती थी और उसकी स्टेटमेंट कुछ बिचौलिए और दलाल किस्म के यूट्यूब चैनल के ज़रिए मार्केटिंग की जाती थी कि हमने पेमेंट कर दी है, प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल इसी नहेज पे ये वेबसाइट के ज़रिए लोगों को कि आप हमें सबमिट कीजिए, आपका हम पेमेंट करेंगे। बहरहाल कोर्ट मैटर है, ये कोर्ट जज करेगी कि कितनी सच्चाई है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको पैसा मिला है और किन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके ताल्लुक़ से क्या राय है नवेरा शेख और हीरा गोल्ड कंपनी की तरफ से। बहरहाल मैं पर्सनली 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था और उन्हें पेमेंट नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद की जो प्राइवेट FIR का मैंने ज़िक्र किया कुछ वक्त कबल, उसमें वो लोग शामिल हुए। तो बहरहाल अगर हर किसी को उन्होंने पेमेंट किया होता कि आपने अगर विड्रॉल किया है वेबसाइट के ज़रिए, तो इस तरह से लोग दोबारा से शामिल नहीं होते प्राइवेट FIR में। तो ये एक तरह से एक्सक्यूज़ है या एक तरह से हीला बहाना है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेपर वर्क जो करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से कि उन्होंने पेमेंट किया है, इसका मेहरबान कोर्ट जांच करेगी और जांच करने के बाद इंशाल्लाह सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि किसको पेमेंट मिला है, किसको नहीं मिला है और कितने लोगों ने कंप्लेंट की है और कितने लोगों को ही अमाउंट मिला है। तो ये बात बिल्कुल गैर तस्दीक शुदा है कि कोई अगर नवेरा शेख की तरफ से क्लेम है कि उन्होंने तमाम अफराद को पेमेंट कर दिया है, ये भी गैर तस्दीक शुदा है। मैं ये कहूँ कि बहुत से लोगों को नहीं मिला है, तो इसमें भी टेक्निकली कोर्ट मैटर है। मेरी बात कहना बड़ी इन्हें अजीब बात हो जाएगी। ये कोर्ट तय करेगा कि इनकी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कितने पेमेंट हुए हैं, ये कोर्ट तय करेगी और कोर्ट इस पर कार्रवाई भी कर रही है और जांच के लिए भी कोर्ट का हुक्म है। इंशाल्लाह इस मामले में भी हकीकत सब सामने आ जाएगी। ये सिर्फ़ एक गुमराह कुन तरीके से लोगों को बस कि लोग थोड़ा सा सब्र करें, मामलात को लिए टाइम मिलता जाए। मेरी ज़ाती राय है, जिसको भरोसा है आज भी कि मोहतरमा नवेरा शेख साहिबा उनको पेमेंट देंगी, तो बहरहाल वो लोग इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वो उनको पेमेंट देंगी। हमें उन पर और ख़ास तौर से मुझे बिल्कुल एतमाद नहीं है, ना ही मुझे हीरा गोल्ड कंपनी पर एतमाद है, ना ही मोहतरमा नवेरा शेख साहिबा पर एतमाद है। इसलिए मैं 2018 से 2019 से इस FIR में शामिल हूँ और इंशाल्लाह मुझे कोर्ट के थ्रू ही पैसा अगर मिलना है तो मैं उसे कबूल करूँगा। मैं किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से, किसी और वसीले से पैसा कबूल नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपने जब केस दाखिल किया तो हीरा गोल्ड की तरफ से आपको किसी ने अप्रोच किया? जी जनाब, कई 2-1 कॉल्स ऐसे भी आए कि जिसमें गैर ज़रूरी सवालात किए गए
क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे एक इनाम याद पड़ता है जनाब इस्माइल अहमद साहब, मैं उम्र रसीदा बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग शख्सियत थे। मैंने उनसे बदरीज कहा कि हज़रत आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा था फ़लाना जगह से मिला। और उन्होंने एक मोतबर अखबार का नाम लिया, उस अखबार के अफराद से मेरा ज़िम्मेदारान से मेरा ताल्लुक़ है, घरेलू ताल्लुक़ है। मैंने उनसे गुफ्तगू की कि आपने मेरा नंबर किसी को दिया है, मैंने कहीं इश्तिहार दिया है कि आप लोग जो है हीरा गोल्ड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरिए, इस तरह का मैंने कोई इश्तिहार दिया है, यार आपने मेरा नंबर किसी को दिया है? तो उन्होंने अक्सर इनकार कर दिया। उसके अलावा मुझे एक कॉल और आई थी, जो एक फ़र्द हैं मालेगांव के, जो हीरा गोल्ड फैमिली थी, जो कहना चाहिए कि मार्केटिंग और दूसरे मामलात में शमूलियत रखते हैं। उनके ख़ानदान के एक फ़र्द का फ़ोन आया था, जो मुझे दोस्ती के नाम पर या किसी और तरीके से मुझसे मालूमात चाहते थे कि मेरा रुझान क्या है, क्या मैं किसी और तरीके से इस मामले को ख़त्म कर सकता हूँ या कुछ और मालूमात। तो मैंने अक्सर उनको कह दिया कि मैं कोर्ट मैटर है और मैं कोर्ट के ज़रिए जो फ़ैसला होगा उसे कबूल करूँगा। तो ये हथकंडा है, ये हीरा गोल्ड कंपनी का हथकंडा है। इनके अनगिनत अफराद जो हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, पर्सनल फ़ोन कॉल के ज़रिए लोगों को अप्रोच करते हैं कि जैसे कि जो कंप्लेंट है उसको वीक कैसे किया जाए। कोई आदमी है जो शामिल है एक एफआईआर के अंदर, उसकी भी शमूलियत है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। और कुछ अफराद हैं जो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा अमाउंट में सेटल करने के लिए राज़ी हो सकता है क्या कोई? तो इस तरह की हरकत तो बहुत एक आम बात है, एक आम से मामलात में होता है। तो ये तो इतना बड़ा स्कैंडल फ्रॉड है, माफ़ करना, स्कैंडल और फ्रॉड तो कोर्ट की नज़र में हम लोगों ने कहा है कि ये स्कैंडल और फ्रॉड है, कोर्ट तय करेगी। तो इस तरह की हरकत या इस तरह की पहल की गई, लेकिन अक्सर मैंने उसको कबूल नहीं किया या मैंने उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो ये बहरहाल हुआ था। और कुछ मामला इस तरह से है कि मैं नाम पब्लिकली नहीं बोलना चाहता, बेहतर है कि वो बात पब्लिक में ना आए कि किसने कॉल किया और क्या किया। लेकिन मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और साथ ही साथ मैं जानता हूँ वो अफराद कौन है। लेकिन बेहतर है कि मुझे जिन पर भरोसा है वो है कोर्ट, और मैं कोर्ट के ज़रिए इस मामले का फ़ैसला कबूल करूँगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक केस में अभी शामिल है, तो आप मालेगांव के अवाम को क्या नसीहत करना चाहेंगे, क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो एक सब्र रखे या भरोसा करे या क्या करना? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल का अगर मैं मफ़हूम अख़ज़ करूँ, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग हीरा गोल्ड केस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा जो एफ़आईआर में शामिल हैं वो सब्र करें। इंशाल्लाह कोर्ट से बहुत जल्द बेहतर फ़ैसला आने की उम्मीद है। और जो लोग हीरा गोल्ड से ही ताल्लुक़ रखते हैं और एफ़आईआर नहीं किया हुआ है, उन लोगों के लिए भी कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी। क्योंकि कोर्ट में जिन लोगों ने कोई एफआईआर नहीं किया है, नॉन कंप्लेनेंट्स, इनकी तरफ से भी 2 इम्प्लीड हुई है। एक जो है जनाब नुमान कुरैशी की तरफ से हुई है, और एक दूसरी इम्प्लीड एक प्राइवेट कुछ लोगों का ग्रुप है, 60 से 70 के दरमियान उनकी तादाद है, उन लोगों ने किया हुआ है। तो इस पर भी गाइडलाइन आना मुतवक्की है। और बात ये आती है कि इस तरह के मामलात में नसीहत, तो अब नसीहत तो उनको कही जा सकती है जो इस तरह का शिकार हो सकते हैं, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, इस तरह के हीरा गोल्ड या इस किस्म की किसी कंपनी में शामिल नहीं हुए हैं। तो मेरी नसीहत, या मैं एक तरह से उनके इल्म में यह बात लाना चाहता हूँ कि भाई मज़हब के नाम पे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे किसी भी कारोबार में, किसी भी तरह के माशी मामले में बिल्कुल ना मुब्तला हों। कोई आदमी कितना भी आपको प्रमोट करे कि हाँ हम आपके लिए ये कर रहे हैं, इस्लाम में इस तरह की तिजारत जायज़ है, बिल्कुल आप इस पर भरोसा ना करें। मेरी राय के मुताबिक 70 सालों से मुसलमानों का हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों ने इस्तेहसाल किया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी तरह मैं पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, और ये मेरी इनफरादी राय है कि मुसलमानों का ही एक मकतब फ़िक्र है या दीनी फ़िक्र रखने वाला हल्का है, जिसमें रहने वाले और इस चीज़ को फॉलो करने वाले अफराद की बहुत बड़ी तादाद है। और मैं तो बोलता हूँ 90% लोग हैं जो हीरा ग्रुप के मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में और तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन में और इस कैम को फंक्शन रखने में ऐसे लोग जो मुलव्विस हैं, 90% या उससे ज़ायद एक मखसूस मज़हबी फ़िक्र,
दीनी फ़िक्र रखने वाला हल्का है, जिसमें उन्होंने मज़हबी स्कॉलर्स का भी यूज़ किया है। इससे कोई मज़हबी फ़िक्र रखने वाला शख्स या उसके जज्बात मजरूह करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ़ यही लोग क्यों? ऐसा क्या है कि इन्होंने मुसलमानों की गुज़िश्ता 70 सालों में आज तक किसी ने इतनी माशी ज़रब नहीं दी थी, इतनी माशी तौर से मुसलमानों की कमर नहीं तोड़ी थी। यही एक मखसूस दीनी फ़िक्र रखने वाले अफराद क्यों मुलव्विस हैं? इनसे जुड़े हुए अफराद, यह कहना चाहूँगा हीरा ग्रुप और इस तरह की सोच और जहनीत रखने वाले अफराद, ये अपना ताल्लुक़ बड़े फ़क्रिया अंदाज में बताते हैं कि RSS और जनसंघ से हैं। तो ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन्होंने मुसलमानों को ही दीन, इस्लाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे ठग लिया। तो मेरी तो राय है कि भाई आप अपनी रकम को किसी जायज़ कारोबार में बज़ाद खुद लगाएं और इस तरह से किसी भी मामले में मुलव्विस ना हो। किसी को भी मज़हब के नाम पे, उसके हुलिये बुशरे के नाम पे किसी को भी आप रुपया पैसा ना दें, तिजारत के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे, और लालच तो बिल्कुल भी ना करें। बेशक मैं एक बात कबूल करता हूँ कि मैं इस चीज़ में मुलव्विस हुआ, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया गया, हलाल तिजारत का कहा गया। तो जितनी मेरी सोच और मालूमात थी उसकी नज़र से मुझे लगा कि ये ठीक होगा, उसमें मैं शामिल हुआ। लेकिन आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, सारी हकीकत आप लोगों के सामने है कि ये क्या चीज़ है, हीरा गोल्ड क्या है, इसकी हकीकत लोगों को पता है और ये कोर्ट इंशाल्लाह जल्द फैसला भी कर देगी। इतने साल पहले लोगों ने इससे काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया, तो हो सकता है इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये इस परेशानी में पड़ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। जी, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि इस तरह का कोई मामला हो सकता है कि किसी वजह से ये लोग परेशानी में, आपका कहना है कि हीरा गोल्ड कंपनी परेशानी में मुब्तला है। यही चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया, लोगों ने सब्र भी किया। जब 2017 से ये चल रहा था, 18 से ख़ास तौर से, कि GST या किसी और वजूहात से कंपनी का मामला बिगड़ रहा है, तो लोगों ने सब्र भी किया। और जब लोगों को धीरे धीरे गुमराहकुन बातें सुनने में, समझने में, देखने में आने लगी, तब लोग कंप्लेन की तरफ गए। कंप्लेनेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली कोई नहीं गया। तो बहरहाल कंपनी की पॉलिसीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, कंपनी का सारा मामला ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर अभी दिख रही है, यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट ही नहीं है। जो कहा गया वो चीज़ों का एविडेंस ही नहीं है। आज भी कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, ये है कि नवेरा शेख को डायरेक्शन है कि आप पैसा दीजिए, बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा है। यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए कहा जाता है कि टेक्सटाइल का बिज़नेस डाउन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, इसका बिज़नेस डाउन हो गया इसकी वजह से। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तो आपका कहना ये कि कुछ ऐसे मामलात हुए होंगे जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मेरा कहना है कि मैंने जिस चीज़ में रकम लगाई थी वो है गोल्ड। तो अगर 4 साल 5 साल का आप गोल्ड की प्राइसेस चेक करें और आज की चेक करें, तो अगर एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, नवेरा शेख मोहतरमा का खुद क्लेम है कि वो 60% प्रॉफिट खुद रखती थी, 40% प्रॉफिट देती थी। ठीक है, चलो मान लेते हैं कंपनी को किसी वजह से दुश्वारी का सामना है, अगर बिज़नेस रन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 60% प्रॉफिट वो नहीं कमा पा रही है, इसकी वजह से मुझे 40% प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। लेकिन मेरी असल रकम तो उनके पास महफूज होना चाहिए। जो मामलात हुए हैं, तो मेरी नुक्ते नज़र से तो ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए कि अगर मोहतरमा अगर सच्ची हैं तो उनको रकम देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में खालिद भाई, जो शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक अब बात पहुंच गई है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हियरिंग के बाद में क्या फ़ैसला आता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क।